देखो, हम लोग कंटिन्यू करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, और केमिकल रिएक्शंस में हम लोग ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस तक तुम लोग को बता चुके थे, है ना। और ये भी बताए थे कि अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीडेशंस और रिडक्शन एक साथ हो तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और ये भी बताए होंगे कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं, विथ सम एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन योर डेली लाइफ। अपने डेली लाइफ में हम ऑक्सीडेशंस को कहाँ पे देखते हैं। अब कुछ चीज़ को गौर करने के लिए है। जैसे अगर तुम मान लो ना कि एक स्कूल का गेट हो, या इवन तुम्हारे घर का गेट हो, या इवन विंडो का जो फ्रेम होता है ज़्यादातर वो आयरन का बना हुआ रहता है। या इवन कभी भी अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, मतलब आपका घर नया नया बन रहा है, तो रॉड आता है, फिर उस रॉड को हम लोग क्या करते हैं, उठा करके छत के ऊपर या खुली जगह पर छोड़ देते हैं। या अगर आपका गेट है तो वो सबसे बाहर का पोर्शन में होता है, बाहर का पोर्शन में होता है, वहाँ पे उसको पानी भी उस पर पड़ता है, एयर भी तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। आप देखिएगा कि कुछ समय के बाद वो गेट या वो आपका आयरन विंडो का जो फ्रेम है, ये सब का कलर चेंज करता है। चूँकि गेट और आयरन विंडो का जो फ्रेम है उसको आप थोड़ा सा गौर नहीं कर पाइए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर उसको पेंट करके रखते हैं। पेंट क्यों करते हैं उसके पीछे फिर रीज़न है। लेकिन अगर आप आयरन रॉड देखिए, जो कंस्ट्रक्शंस के लिए हम लोग मंगवाते हैं, आयरन रॉड जो पिलर उलर में रॉड लगता है, उस आयरन रॉड को देखिएगा तो उसका कलर तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि एकदम रेडिश हो जाता है। खासकर अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में तो अच्छा खासा रेडिश हो जाता है। और फिर अगर उसको छुइएगा ना एकदम, तो देखिएगा मिट्टी की तरह आपके हाथ में पूरा लग जाएगा। ऐसे अगर रॉड रहेगा तो ऐसे अपने रॉड को लेकर के अपने हाथ में ऐसे पकड़िए तो देखिएगा हाथ में आपको कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसमें देखिएगा थोड़ा ब्राउन तरह का एक लेयर चढ़ा रहता है उसके ऊपर, उसको पकड़ के ऐसे कीजिएगा ना, या उसको ऐसे कपड़े से रगड़िएगा तो देखिएगा वो मिट्टी की तरह झड़ेगा। तो हम लोग कहते हैं क्या कि आयरन में जंग लग गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, उस आयरन में जंग लगा हुआ। ये तो आयरन हो गया। इवन अगर हम लोग सिल्वर का ज्वेलरी जो पहनती हो, चाहे पायल हो या जो भी चीज़ सिल्वर का, देखोगे टाइम टू टाइम मतलब कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसका कलर जो होता है ना ब्लैक हो जाता है। पहले हम लोग लगता था ना कि उसके ऊपर एक मिट्टी का लेयर बैठ गया, गंदा हो गया है, इसलिए वो काला हो गया है, तो उसको हम लोग सर्फ उर्फ से या पानी से धोने की कोशिश करते थे। लेकिन वो कालापन जो था वो ख़त्म नहीं होता। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो काला जो हो जाता है वो मिट्टी उट्टी नहीं रहता है, वो एक सिल्वर ऑक्साइड का लेयर होता है। मतलब सिल्वर जो है ऑक्सीजन से कंबाइंड करके और सिल्वर ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है, और उसी का कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। ठीक, उसी तरह से आप कॉपर को देखिएगा ग्रीनिश कलर का हो जाता है। और इस तरह से सिर्फ कॉपर, सिल्वर या आयरन नहीं, आप जितने भी मेटल हैं वो सब में क्या होता है ना कि आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और एक लेयर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आयरन के केस में जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद जब लेयर बना देता है, उसका कलर ब्राउन हो जाता है, और हम लोग उसको कॉमन भाषा में कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। लेकिन जब भी लोहे पर आयरन का रस्ट लगेगा, तो अभी हम आपको बताए ना कि एक प्योर लोहा उठाइए और उसको हाथ से ऐसे पकड़ के देखिए, आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर लोहे में रस्ट लगा हुआ है और उसको कपड़े से अगर आप उसको रगड़िएगा तो देखिएगा ना कि उसका कुछ ऊपर का लेयर जो होगा वो झड़ जाएगा, कोरोइड कर जाएगा। दैट्स कोरिजन। कोरिजन का मतलब ही होता है स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ अगर मेटल इंटरेक्ट करता है और उसका स्लो डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन मतलब अब बोले तो लोहा में जंग लगा, उसको ऐसे किए तो ऊपर का लेयर थोड़ा सा झड़ा ना, फिर कुछ दिन और छोड़ दिए, फिर जंग लगा, फिर इसको रगड़े, फिर झड़ा, फिर झड़ा, फिर झड़ा, झड़ते झड़ते एक समय आएगा कि एकदम लोहा का जो रॉड एकदम पतला हो जाएगा और टूट जाएगा। इवन आप लोहे का गेट उट देखिएगा, मोटे
पहले तो बहुत सारा मोटा सीट्स का बना होता था, लेकिन दिन पर दिन झड़ते झड़ते देखिएगा ना कहीं कहीं पर गेट, ये एक गेट का स्ट्रक्चर मान लिया ऐसे, ठीक है, ऊपर में थोड़ा सा डिजाइनिंग किया हुआ है, ऐसे करके रहता ही है, ये नया गेट है एकदम। लेकिन आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर या 4 ईयर उस तरह से देखिएगा तो फिर जो निचला पोर्शन होता है ना, जो डायरेक्ट मिट्टी के कांटेक्ट में होता है या पानी के कांटेक्ट में ज्यादा आता है, वो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये मतलब नीचे से टूट जाएगा, झड़ जाएगा, देखेगा ना, या होल होल टाइप से हो जाएगा। ये पूरा कहाँ गया मेटल, आखिर इसको कौन खा गया, ये टूट कैसे गया? इसका जो ये हुआ ना, ये जो काम हुआ, ये जो नीचे से लोहा टूट टूट के झड़ झड़ के नीचे गिर गया, ये एक बार की प्रोसेस नहीं थी, ये कई बार में हुआ। दैट्स अ स्लो डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है डिस्ट्रक्ट करना, टूटना, क्षय होना। तो स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेटल। और ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ किसके कारण हुआ? क्या इस गेट को हम पूरा पैक कर देते हैं, और पैक करके किसी मतलब जैसे लोहे को एकदम रॉड को पूरा अच्छे से कपड़े में लपेट करके और लपेट करके हम बक्से के अंदर डाल दें, एकदम टाइट पैक कर दें, तो क्या ये डिस्ट्रक्शन होगा? कभी नहीं होगा। तो स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेटल ड्यू टू इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, ये डिस्ट्रक्शन तो होगा लेकिन इन्वायरमेंट के साथ जब इंटरेक्ट करेगा ना तभी ये होगा। अगर ये इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तो इसका स्लो डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो कहते हैं स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेटल ड्यू टू इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरिजन। और लगभग मेटल का यह चीज होता है कि स्लो डिस्ट्रक्ट करता है। एक आयरन आप देखे होंगे, सिल्वर का बोले कि ब्लैक कलर का लेयर आप बैठा देता है, सिल्वर ऑक्साइड होता है, और सोनार के पास आप जाइएगा उसको रगड़ देगा। जैसे अगर मान ले कि ये आपका सिल्वर है और क्या हुआ ना कि इसके ऊपर के लेयर में इतना ये पूरा पोर्शन जो है आपका इतना दूर वो ऑक्सीजन मतलब कंबाइंड किया और ये बन गया सिल्वर ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर का है, ठीक है ना, ये ऊपर से बनेगा और नीचे से बनेगा। अब आप किसी गोल्ड स्मिथ के पास जाइए, सोनार के पास जाइए, तो वो क्या करेगा? इसको रगड़ देगा। रगड़ने का मतलब कि यहां से इस लेयर को और यहां से इस लेयर को झाड़ के हटा देगा। उसके बाद आप देखिएगा तो आपका सिल्वर का जो भी रहेगा वो कुछ इतना बचेगा, मतलब ऊपर का इतना लेयर आपका डिस्ट्रक्ट कर गया, खत्म। और ये कैसे किया? तो चूंकि इसको हम लोग पहनते तो वो इंटरेक्ट करते रहता है डायरेक्ट इन्वायरमेंट से। इसी को अगर हम पैक करके रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो सिल्वर में भी ऐसा होता है। और जब भी साफ करेगा तो साफ करने का मतलब कि वो ऊपर का लेयर को हटा देता है। कभी कभी तो देखो बस जो ज्वेलरी लोग जो साफ करता है ना तो उस पानी में करता है, उस पानी को लोग फेंकता नहीं है, उसको रखे रहता है, क्योंकि उस पानी में साफ करने के बाद ये जो बहुत सारा जो आपका मेटल है, आयरन है, ये सिल्वर है या गोल्ड है, उसी पानी में घुला हुआ रहता है। फिर उसको फिर वापस किसी प्रोसेस के थ्रू फिर उससे सिल्वर वो ऑब्टेन करता है। तो आपको कोरिजन आई होप समझ में आ रहा होगा कि इस कोरिजन का मतलब क्या है। तो स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। आगे जब हम लोग मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में और ब्रॉड में पढ़ेंगे। अब एक चीज और समझ लीजिए, जब ये कोरिजन होता है, आयरन के केस में सिर्फ इसको रस्टिंग कहते हैं और बाकी केस में तो और चीज होते करता है। इसको रोका कैसे जाएगा? तो अभी बताएं कि इसका जो डिस्ट्रक्शन होगा मेटल का वो तभी होगा जब वो मेटल से रिएक्ट आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मतलब इन्वायरमेंट से रिएक्ट करेगा। तो अगर हम एक ऐसा लेयर बना दें जो मेटल को इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने से रोक दे तो फिर उसमें कोरिजन नहीं होगा। और इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे कि एक मेटल है उसके ऊपर में पेंट कर देते हैं। पेंट कर दिए, मान लें कि एक पतला सा लेयर ऐसे पेंट का है, ऐसे ऐसे पेंट है, पेंट के अंदर में मेटल है तुम्हारा। अब जो ऑक्सीजन है ये यहीं तक ना आ रहा है, इसके साथ तो ऑक्सीजन कंबाइन नहीं कर पा रहा, जिसके कारण उसमें कोरिजन नहीं हो पाता। या इसमें वायलिंग कर दे, वायलिंग मतलब ऊपर से एक वायल का लेयर लगा दे, वायल का लेयर लगा दोगे फिर भी ऑक्सीजन यहां तक नहीं पहुंच पाएगा।
या किसी दूसरे मेटल का एक लेयर चढ़ा दे या गैल्वेनाइजेशन कर दे। ये सब चीजें हम लोग मेटल नॉन मेटल में फिर फर्दर पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि कोरिजन से रोकने के लिए क्या किया जाता है। एक जनरल लाइफ में पेंटिंग करेंगे तो उसके ऊपर में वायलिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पेंटिंग तो खैर गेट को कर देंगे, अब पंखे के अंदर का जो मशीन है उसको तो पेंट नहीं ना कर देंगे, तो उसको रोकने के लिए रस्टिंग से क्या करते हैं, वायलिंग करते हैं या ग्रीजिंग करते हैं, उसमें ग्रीस डालते हैं, तेल डालते हैं, या कभी कभी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा देते हैं और ऐसे मेटल का लेयर चढ़ाते हैं जिसमें रस्ट नहीं लगता हो। तो ये सब कोरिजन रोकने का एक प्रोसेस है। अब हम लोग एक और बात करते हैं, रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या होता है? आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में, खास करके गर्मी का दिन में देखिएगा तो कोई भी खाने पीने का जो चीज होता है उसको रख दीजिए 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा या 6 घंटे के बाद उसका जो टेस्ट है ना, हम लोग खट्टा हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। और जब आप उसको स्मेल कीजिएगा तो उसका स्मेल भी चेंज हो जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। आप देखे होंगे ऐसा कि किसी फूड को अगर छोड़ दिया जाए, ठंड के मौसम में नहीं हो पाता है, गर्मी के दिनों में ज़्यादा होता है, ठंड के दिन में थोड़ा सा लंबा टाइम लेगा। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है ना कि जो फूड है दे बिकम रेंसिड, उसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि खट्टा हो गया। ठीक, ये तो जानता है सब कोई कि खट्टा हो गया, मम्मी ये जो खाना था, सब्जी था, सब्जी है जो खट्टा हो गया, खाने लायक नहीं है तो फेंक दो। और ये कॉमन सी बात है, वो सब जानता है, सबके घर में होता है कि सब्जी खट्टा हो जाता है, फेंकने लायक हो जाता है। और उस केस में क्या होता है कि उसका टेस्ट जो होता है खट्टा हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज होता है। दैट्स कॉल्ड रेंसिडिटी। इस प्रोसेस को ही हम लोग रेंसिडिटी करते हैं। रेंसिडिटी का भी एक ही है कारण, और भी है इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट। वो भी एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है कि जो फूड मटेरियल होता है वो ऑक्सीजन से कंबाइंड करता है और वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के कारण ही जो आपका फूड मटेरियल है उसका टेस्ट, उसका कलर, उसका स्मेल चेंज होता है। अगर हम उसको ऑक्सीजन से कंबाइंड नहीं होने दें, उससे रोक लें, तो शायद आपका फूड रेंसिड नहीं हो पाएगा। और इसीलिए आप देखे होंगे कि जो मार्केट में चिप्स बिकता है, कुरकुरे, लेज, टकाटक, चाहे जो भी हो, तो उसको अगर आप गौर से देखिएगा तो वो एयर टाइट, मतलब एयर टाइट बैग में जो पैक रहता है और लंबे टाइम तक वो सेफ रहता है। 1 दिन 2 दिन नहीं, 10 दिन, 12 दिन, 15, 20, 25 दिन रहता है सेफ। तो आखिर उसके अंदर में जो चिप्स है वो भी तो एक फूड मटेरियल है, वो आखिर क्यों नहीं खराब हो रहा? तो इसलिए नहीं खराब हो रहा है क्योंकि उस एयर टाइट पैकेट के अंदर में ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसके कारण उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। और जब ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो रेंसिडिटी भी नहीं होगा। उसके अंदर में एक इनर्ट टाइप का गैस भरा रहता है। इनर्ट टाइप गैस नहीं बोले तो उसको एक गैस भरा रहता है जिसको हम लोग नाइट्रोजन कहते हैं। तो एयर टाइट में उसमें देखिएगा ना, तो जितना भी चिप्स उप्स होते हैं उसके अंदर में नाइट्रोजन भरा रहता है। और भी मम्मी बहुत सारा उपाय करती हैं कि इस रेंसिडिटी को रोकने के लिए, और बहुत सारा फूड प्रिजर्वेटिव भी मार्केट में आता है जो कि आपको इससे रोकने में हेल्प करता है। जैसे कि आपको एग्जांपल हो, जैसे दूध वाला जो है वो अगर मान लो दूध को फटने से रोकना है तो उसमें बेकिंग सोडा मिला देता है, उसका पीएच वैल्यू बढ़ेगा आगे ना तो बढ़ा देता है, जिसके कारण दूध नहीं फटता है। ठीक है, या आप दूध को टाइम टू टाइम गर्म करते रहते हैं, क्योंकि उसमें रेंसिडिटी का एक कारण तो ऑक्सीडेशन है, तो दूसरा कारण उसके अंदर जो लगने वाला बैक्टीरिया है। तो गर्म करते रहिएगा ना तो उसके अंदर का जो बैक्टीरिया रहेगा जो ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करता है, वो टाइम टू टाइम डेथ करते रहेगा। तो जब वो डेथ करते रहेगा तो वो प्रोसेस को वो थोड़ा सा स्लो कर देगा और आपका फूड लंबे टाइम तक सेफ रहता है। तो फूड प्रिजर्वेशन में ये सब हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे फूड को प्रिजर्व करेंगे। तो फूड प्रिजर्व करने के लिए एक ही उपाय है कि आप ऑक्सीडेशंस का जो प्रोसेस है उसको रोक दीजिए।
तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में दो चीज़ समझे, एक तो कोरिजन जिसे मेटल के ऊपर में जो स्लो डिस्ट्रक्शन होता है, और दूसरा है आपका रेंसिडिटी जिसमें कि आपका फूड मटेरियल जो होता है विथ टाइम उसका कलर, टेस्ट, स्मेल जो चेंज होता है, और इसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। क्लियर है? किसी का डाउट या कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।